दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे साउंड वेव्स। अपना टॉपिक रहेगा जिसको हम हिंदी में बात करेंगे ध्वनि तरंग। इसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। 150 के समथिंग मेरे एमसीक्यू रहने वाला है। इसके अंदर अपन कंप्लीट चीज़ें देखेंगे, देखेंगे, ध्वनि की चाल देखेंगे, प्रबलता देखेंगे, तीव्रता देखेंगे, यानी जितने भी ध्वनि के रिलेटेड जो भी इर्द गिर्द क्वेश्चन बनते हैं, चाहे इसका व्यक्तीकरण हो या ध्रुवण हो या अनुनाद हो, सभी प्रकार के क्वेश्चन हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है वायु के अंदर ध्वनि तरंग है वह किस प्रकार की होती है। दोस्तों तो वायु के अंदर ध्वनि तरंग है वह आपका अनुदैर्घ्य होती है। देखिएगा, वैसे सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। अपने दो प्रकार की तरंगें होती हैं। एक तरंग होती है यांत्रिक तरंग और एक होती है अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंगें हैं वह आपकी दो भागों से दो प्रकार की होती है। जैसे एक हो गया अनुदैर्घ्य और एक हो गया अनुप्रस्थ हो गया। तो उसी कैटेगरी में मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि अनुदैर्घ्य क्या होता है, अनुप्रस्थ क्या होता है। तो उसी का अपना जो एग्जाम्पल है, वायु में ध्वनि तरंग वह किस प्रकार की होती है। वायु के अंदर अलग अलग मीडियम के अंदर इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। वायु के अंदर ध्वनि तरंग है वह अनुदैर्घ्य होती है, लॉन्गिट्यूडिनल होती है। अब वायु के बजाय यदि द्रव की सतह के ऊपर आपसे पूछ लिया जाए, सरफेस के ऊपर पूछ लिया जाए, तो दोस्तों सरफेस के ऊपर जो ध्वनि तरंग है वह अनुप्रस्थ हो जाती है। अब ये द्रव की सतह पे पूछ लिया आपसे, यदि द्रव के अंदर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या जवाब दोगे। क्वेश्चन मेरा ऐसे आ गया कि द्रव के अंदर आपसे पूछ लिया, इनसाइड ए लिक्विड आपसे पूछ लिया, तो ध्वनि तरंग वह किस प्रकार की होती है। तो द्रव के जो अंदर है वह अनुदैर्घ्य हो जाती है। यानी कुल मिला के हवा के अंदर अनुदैर्घ्य होती है, द्रव के अंदर अनुदैर्घ्य होती है, द्रव की सतह के ऊपर वह अनुप्रस्थ बन जाती है। इसके अलावा यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ठोस के अंदर किस प्रकार की होती है ध्वनि, तो ठोस के अंदर वह दोनों प्रकार से गमन करती है, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। तो ठोस के अंदर वह दोनों प्रकार की बन जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि तरंग वह क्या कहलाती है। अपनी अलग अलग रेंज की ध्वनि तरंगें होती है। यदि 20 हर्ट्ज से भी नीचे की ध्वनि तरंग है तो वह कहलाती है अवसर्व्य तरंगें कहलाती है। इंग्लिश में इनको हम बोलेंगे इंफ्रासोनिक तरंगे। इंफ्रासोनिक तरंगे इनको हम नॉर्मली अपने कान से नहीं सुन सकते, नॉर्मली अपने कान से हम नहीं सुन सकते। अवसर्व्य तरंगे हैं, इनको मानव कान से क्यों नहीं सुन सकता, इसके पीछे का रीजन क्या है। क्योंकि मानव किसको सुन सकता है, मानव ओनली 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक ही वेव्स को सुन सकता है। यदि इंफ्रासोनिक क्यों नहीं सुन सकता, क्योंकि इनकी जो रेंज है, फ्रीक्वेंसी है, वह 20 हर्ट्ज से भी कम होती है। यानी ये जो लोअर लिमिट है इससे भी कम होती है, इसलिए मानव नहीं सुन सकता इनको। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका, अवसर्व्य तरंगें सामान्यतः किस प्रकार के स्रोत से उत्पन्न की जा सकती है। दोस्तों जो इंफ्रासोनिक वेव्स है, यानी इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है तो इनको बहुत बड़ा सोर्स चाहिए जनरेट करने के लिए। तो आंसर बनेगा बहुत बड़े आकार के सोर्स के द्वारा ये जनरेट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है सर्वे। अब हम अवसर्व्य के बाद में बढ़ेंगे, सर्वे की तरफ बढ़ेंगे। सर्वे को इंग्लिश में हम बोलेंगे ऑडियोबल। तो ऑडियोबल ध्वनि तरंगों की फ्रीक्वेंसी सीमा क्या होती है। तो इनकी होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज या 20 से लेके 20 किलो हर्ट्ज भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कान है वह किस प्रकार की ध्वनि तरंगों को सुन सकता है। तो मानव कान ओनली सर्व्य तरंगे हैं, उन्हीं को सुन सकता है जिनकी रेंज 20 से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि तरंगें क्या कहलाती है। तो 20 से ज़्यादा वाली हो जाएगी आपकी, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा वाली हो जाएगी अल्ट्रासोनिक वेव्स हो जाएगी, जिनको हम बोलेंगे प्रासर्व्य तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मनुष्य में कान किस प्रकार की ध्वनि नहीं सुन सकते। तो कान है वह अवसर्व्य को भी नहीं सुन सकते और प्रासर्व्य को भी नहीं सुन सकते। कुल मिला के अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा कान दोनों को नहीं सुन सकता, ओनली इसी को सुन सकता है। तो आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जीव प्रासर्व्य तरंगे सुन सकता है। प्रासर्व्य बोले तो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर भी तो ये सुन सकता है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी कुत्ता, ऑप्शन बी डॉग। निम्न में से कौन सा जीव भी प्रासर्व्य तरंगे सुन सकता है। कुत्ते के अलावा कौन सा ऐसा जीव है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स को सुन सकता है। तो कुत्ते के अलावा चमगादड़ है वह सुन सकता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है अल्ट्रासोनिक वेव्स है किसके कंपनों के द्वारा उत्पन्न की जाती है।
जैसे कि हमने देखा अवसर्व्य है, उनके लिए बहुत बड़ा सोर्स चाहिए। इसी प्रकार से एग्जाम में आएगा प्रसर्वित तरंगों को किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है, तो आंसर बनेगा क्वार्ट्ज क्रिस्टल के माध्यम से उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसर्वित तरंगों को उत्पन्न करने के लिए किस सिट्टी का प्रयोग किया जाता है। प्रसर्वित तरंगों को उत्पन्न करने के लिए दोस्तों गाल्टन की सिट्टी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, गाल्टन की सिट्टी का प्रयोग किया जाता है। गाल्टन की सिट्टी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रसर्वित तरंगों का उपयोग किसके लिए किया जाता है, दिए गए ऑप्शन में से। प्रसर्वित तरंगों का उपयोग किया जाता है दोस्तों संकेत भेजने में, सिग्नल्स को सेंड करने में प्रसर्वित तरंगों का यूज किया जाता है। इसके अलावा और क्या यूज है, समुद्र की गहराई ज्ञात करने में, समुद्र की गहराई ज्ञात करने में भी हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं, प्रसर्वित तरंगों का यूज करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसर्वित तरंगों का उपयोग कीमती कपड़ों की सफाई में किया जाता है। स्टेटमेंट सत्य है या असत्य है। क्या कीमती कपड़ों की सफाई में किया जाता है। कीमती कपड़े हो गए, वायुयान हो गए, घड़ियों के पुर्जे हो गए, इन सबको साफ करने में प्रसर्वित तरंगों का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। किसकी सफाई है वह प्रसर्वित तरंगों द्वारा की जाती है, दिए गए ऑप्शन में से। तो वायुयान के पुर्जे, घड़ियों के पुर्जे, कीमती कपड़े, तो यहाँ पे आंसर बनेगा उपरोक्त सभी आपके प्रसर्वित तरंगों द्वारा यूज की जाती है, ऑप्शन डी। कल कारखानों की चिमनियों से कालिक हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जो भी कारखाने हैं उनकी चिमनियों के अंदर जो कालापन जमा हो जाता है, कालिक जमा हो जाती है, उसको हटाने के लिए भी हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं। दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में किसका उपयोग किया जाता है। सही जवाब होगा अल्ट्रासोनिक वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है गठिया रोग के उपचार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो आंसर बनेगा अल्ट्रासोनिक वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मस्तिष्क के ट्यूमर का। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में गलत होने की संभावना है क्योंकि ऑप्शन में रेडियो वेव्स भी लिखा है और आप अक्सर समझ के इस पे आंसर लगा दोगे, इसलिए ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में किस प्रकार की तरंग का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसर्वित तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूण की जांच में किस प्रकार की तरंग का उपयोग किया जाता है। क्योंकि ऑप्शन में रेडियो वेव्स आ गया तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे और गलत कर दोगे, तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ में प्रसर्वित तरंगे। और नेक्स्ट अपना एक और यूज हो जाता है गुर्दे में बनने वाली फतरी की जांच किससे की जाती है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा प्रसर्वित तरंगे। तो इस प्रकार से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ किस किस में अल्ट्रासोनिक वेव्स है या प्रसर्वित तरंगे हैं जिनकी रेंज 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा होती है, उसका यूज किया जाता है। एक बार रिवाइज कर देता हूँ। देखिए गुर्दे में बनने वाली फतरी की जांच करने में, उसे तोड़ने में किया जाता है, भ्रूण की जांच करने में किया जाता है, गठिया रोग के उपचार में किया जाता है, मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है, दूध के अंदर हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने में किया जाता है, कल कारखानों की चिमनियों से जो कालिक जमा हो गई उसे हटाने में होता है, जो भी कीमती कपड़े हो गए, वायुयान हो गया, घड़िया हो गई, इनके पुर्जे साफ करने में होता है, समुद्र की गहराई का पता लगाने में होता है और सिग्नल भेजने में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अपना हो गया गुर्दे की फतरी तोड़ने में हम यूज करेंगे प्रसर्वित तरंग का। कौन सा प्रसर्वित तरंग का उपयोग नहीं है दिए गए ऑप्शन में से, तो आंसर बनेगा रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 आपका है प्रसर्वित तरंगों का उपयोग निम्न में से किस चिकित्सा कार्य में किया जाता है। अब ऐसे क्वेश्चंस अभी तो आपको सिंपल लग रहे हैं क्योंकि फ्लो में चल रहे हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर आप कंफ्यूजन होकर गलत कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। किस चिकित्सा कार्य का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, गठिया उपचार, ट्यूमर का पता लगाने, भ्रूण की जांच, उपरोक्त सभी। कौन सा प्रसर्वित तरंगों के बारे में यहाँ पे बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट क्या है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है इनका उपयोग संकेत भेजने में किया जाता है, बिल्कुल सही। इनका उपयोग समुद्र की गहराई में किया जाता है, बिल्कुल सही। इनका उपयोग गुर्दे की फतरी तोड़ने में किया जाता है, उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन है प्रसर्वित तरंगों का उपयोग क्या है। चिमनियों से कालिक हटाना, दूध के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना, कीमती कपड़ों की सफाई, उपरोक्त सभी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखो याद हो गया ना, एक बार रिवाइजन हुआ क्वेश्चंस आपको याद भी हो गया होगा। तो इसी प्रकार से आप कंप्लीट वीडियो देखोगे तो आपका कंप्लीट जो भी थ्योरी पार्ट है वो ऑटोमेटिक अपने एमसीक्यू के माध्यम से कवर हो जाएगा। एक भी क्वेश्चंस आपका स्किप नहीं होने वाला है और एग्जाम में श्योर सफलता आपको मिलने वाली है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल किस पर मुख्यतः निर्भर करती है। अब अपना जो यहीं से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है ध्वनि की चाल के बारे में। अभी तक हमने देखा है ध्वनि की
अलग अलग प्रकार की तरंगे देखी है, जैसे कि अपसर्वे, सर्वे, प्रासर्वे, दम, हमने इन दम उपयोग देखा है। अब अपना यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है ध्वनि के अंदर ही, ध्वनि की चाल। तो ध्वनि की चाल है वह किस पर निर्भर करती है, तो आंसर बनेगा यहाँ पे मुख्यतः किस पर निर्भर करेगी, तो जो भी माध्यम है उसकी क्या प्रत्यास्थता है और क्या उसकी डेंसिटी है, यानी माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि अलग अलग माध्यम के अंदर ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। इसलिए जो चाल है मुख्यतः इन दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी, प्रत्यास्थता और घनत्व। और आप कंप्लीट प्लेलिस्ट में जाके देखोगे आपको ये जो प्रत्यास्थता के ऊपर भी एमसीक्यू देखने को मिल जाएगा। तो यानी मैंने एक एक चीज़ बारीकी से आप लोगों के लिए एमसीक्यू डिजाइन करके आप लोगों के सामने रखे हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट रेडी है, जरूर चैनल पर विजिट करके देखिए। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम के अंदर होती है, तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, उसके बाद में द्रव में, उसके बाद में गैस में। तो आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ध्वनि का चाल का सही क्रम क्या है, तो सबसे ज़्यादा जैसे अभी मैंने बताया आपको, ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, द्रव में कम होती है, गैस में और कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपको ध्वनि की चाल कितनी होती है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, इसलिए ज़रूर देखिएगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल वायु में पूछी गई आपसे, तो वायु में होती है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि आपसे वायु के बजाय यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसी टेम्परेचर पर जल में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है दोस्तों, अब जल के अंदर ये बदल जाती है और जल में ये हो जाती है 1483 मीटर प्रति सेकंड। टेम्परेचर अपना 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, वायु के अंदर 332 है, जल के अंदर 1483 हो गई। अब हम सॉलिड की तरफ बढ़ेंगे, जैसे कि लोहे की हम बात करेंगे। लोहे के अंदर ध्वनि की चाल है इस टेम्परेचर पर कितनी होती है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं दोस्तों। तो लोहे के ऊपर इतनी हो जाती है 5130 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन सा गुण यहाँ पे अपरिवर्तित रहता है। देखिए 3 चीज़ें हम देख रहे हैं यहाँ पे, चाल देख ली हमने, वेवलेंथ देख ली, फ्रीक्वेंसी देख ली, एम्पलीट्यूड देख ली, चाल। तो दिए गए ऑप्शन में से जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर जाती है तो फ्रीक्वेंसी के अंदर किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है। तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर सी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमेशा अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर कौन सा गुण यहाँ पे बदल जाता है, तो कौन सा गुण बदलेगा दोस्तों, अभी तो यहाँ पे अपना आंसर बनेगा चाल और तरंग दैर्घ्य, ये 2 गुण इसके अंदर बदल जाते हैं, चाल और तरंग दैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी माध्यम में ध्वनि की चाल है वह किसके ऊपर निर्भर नहीं करती। ध्वनि की चाल किसके ऊपर निर्भर नहीं करती, तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा, यानी घनत्व, प्रत्यास्थता और माध्यम इन 3 पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिर टेम्परेचर पर हवा में ध्वनि की चाल किससे प्रभावित नहीं होती। अब की बात टेम्परेचर स्थिर है, अगर टेम्परेचर आपका स्थिर है तो हम क्या कहेंगे, ताप स्थिर है, तो आंसर बनेगा दाब, दाब से प्रभावित नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिर प्रेशर, अब अपने पास में प्रेशर कांस्टेंट है, पिछले वाले क्वेश्चन में अपने पास में टेम्परेचर कांस्टेंट था, इस बार प्रेशर कांस्टेंट रहा है। तो प्रेशर कांस्टेंट पर गैस में ध्वनि की चाल किसके समानुपाती होती है। स्थिर प्रेशर पर गैस में ध्वनि की चाल हमेशा टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के समानुपाती होती है। तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि वायु का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर ध्वनि की चाल लगभग कितने बढ़ जाती है। यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यह बढ़ जाता है 0.61 मीटर प्रति सेकंड। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर चाल लगभग इतनी बढ़ जाती है 0.61 मीटर प्रति सेकंड। शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल कैसी होती है, देखिएगा, क्योंकि वह डेंसिटी बढ़ रही है, इसमें डेंसिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली इसके अंदर चाल बढ़ेगी। शुष्क वायु के अंदर कण दूर दूर रहते हैं और नमी वायु के अंदर कण दूर दूर रह जाएंगे, तो ध्वनि की चाल इसके अंदर बढ़ जाएगी। गैसों का अणुभार बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि अणुभार बढ़ गया गैसों का, अणुभार बढ़ने पे, अणुभार बोले तो मॉलिक्यूलर वेट की बात हो रही है, तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने पर ये घट जाती है। क्यों, यहाँ पे इसके ध्वनि की चाल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इसके मॉलिक्यूलर वेट के।
गैस m क्या है यहाँ पे, मोलिकुलर वेट है, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर बन गया ऑप्शन नंबर सी। इलास्टिसिटी बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता बढ़ेगी, ध्वनि की चाल बढ़ेगी दोस्तों। आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के मुख्यतः कितने लक्षण होते हैं? ध्वनि के लक्षण अब हम बात कर लेते हैं। ध्वनि के जो लक्षण होते हैं वह मुख्यतः 3 होते हैं। 3 कौन कौन से हो गए? एक होता है इसका प्रबलता होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे लाउडनेस। दूसरा होता है इसके अंदर तारत्व है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे हम पिच। और तीसरा होता है इसमें गुणता, जिसको हम करेंगे क्वालिटी। इस तरीके से ध्वनि के मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं। दिए गए ऑप्शन में से ध्वनि का मुख्य लक्षण कौन सा है यहाँ पे? प्रबलता, तारत्व, गुणता, यानी उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है क्या कहलाता है? वह कौन सा लक्षण है जिसके कारण तेज या मंद सुनाई देती है? तो आंसर बनेगा यहाँ पे प्रबलता, ऑप्शन नंबर सी, लाउडनेस। ध्वनि की प्रबलता स्तर का मात्रक क्या है? लाउडनेस लेवल का मात्रक क्या है? तो आंसर बनेगा इसका फोन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ध्वनि का वह लक्षण जिससे ध्वनि की मोटी या पतली कहा जाता है क्या कहलाता है? अगर मोटी या पतली की हम बात करेंगे तो वह कहलाता है तारत्व, पिच। दोस्तों 50 क्वेश्चंस पे इस वीडियो का पार्ट 1 में यहाँ पे समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं पार्ट नंबर नेक्स्ट में दूंगा, और जितने भी पार्ट है सबके लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।